आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 10वीं क्लास की गणित, जिसकी पहली अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब यहाँ देखो वास्तविक संख्या जो नाम आ गया, तो ध्यान रखना है कि यहाँ हमें एक बार संख्याओं की परिभाषा जानना जरूरी है। वास्तविक संख्या से पहले भी कोई और संख्या है जिनकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर हम संख्याओं की परिभाषा में देखेंगे तो नाम आता है प्राकृत संख्या का। आपने ये नाम पहले भी सुना होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या होती है जो हम गिनती में बोलते हैं 1 2 3 4, वो प्राकृत संख्या है। तो यहाँ आ गया 1 2 3 4 5, और ये ऐसे करते करते अनंत तक जाएगी। आगे वाली संख्या का पता नहीं है। प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए। शुरुआत 1 से हो गई, आगे का पता नहीं आगे कहाँ तक जाएगी। इसके बाद में दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो संख्या शून्य से शुरू हो जाए वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। शून्य से शुरू होकर फिर अनंत तक जाएगी। बस फर्क इतना ही है प्राकृत और पूर्ण में। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ हो रही है, जबकि पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ हो रही है, और दोनों जा रही है अनंत तक ही है। हर दोनों ही प्लस की संख्या, ध्यान रखना। देखो पहले मैंने 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया प्लस की संख्या, फिर इसमें जीरो और मिलाते क्या बन गई? ये पूर्ण संख्या बन गई। अब इसके बाद में तीसरी परिभाषा है पूर्णांक संख्या। अगर आपको पता है तो जीरो के इस तरफ भी बाईं तरफ भी कोई ना कोई संख्या है। अब बाईं तरफ जो संख्या आती है वो माइनस की आती है, यानी पूर्णांक में क्या होगा? सभी माइनस की संख्या भी आ जाएगी, सभी प्लस की संख्या भी आ जाएगी, और जीरो भी आ जाएगा। यानी इसमें जीरो को तो रख दिया मैंने बीच में, और इस तरह से ये अनंत तक प्लस में भी जाएगी, और इधर -1 -2 ऐसे करते करते अनंत तक इधर भी जाएगी। यानी सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो, ये सब की सब पूर्णांक संख्या होती है। अब यहाँ देखो थोड़ी बात का ध्यान रखना आपको। अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल ये पूछ लूँ, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आपको क्या लग रहा है? जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब की सब पूर्ण संख्या में आ रही है, सब की सब मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन अगर इसको उल्टा बोल दे, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या में जो जीरो आ गया वो प्राकृत संख्या में नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो बिल्कुल होती है, क्योंकि सभी प्लस की संख्या जीरो देखो आपको पूर्णांक संख्या में मिल रही है, तो सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन इसी बात को उल्टा बोल दे, वापस ऐसे कर दे, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है? प्लस की माइनस की सब संख्या आती है, जबकि पूर्ण में तो केवल प्लस की जीरो ही है। तो ये तो मिल जाएगी, बाकी ये नहीं, इसमें नहीं मिल रही है, और नहीं मिल रही है तो ये सभी पूर्णांक संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देखो पूर्णांक संख्या में भी ध्यान रखना, जो प्लस की संख्या है इनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक, इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, और जो माइनस की संख्या है इनको बोलेंगे हम ऋणात्मक पूर्णांक। भाई है तो सभी पूर्णांक संख्या, पूरी को अगर बोले तो पूर्णांक संख्या ही है, लेकिन प्लस वाली को बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाली को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। अब ध्यान रखना है, गिनती में हमेशा में इधर जाना पड़ता है। जैसे हम 1 बोलते हैं, 1 के बाद में 2 बोलते हैं, 2 के बाद में 3 बोलते हैं, तो हमें यह पता है कि 1 से छोटी संख्या 0 है, 0 से छोटी संख्या -1 है, -1 से छोटी अगर पीछे जाओगे तो -2 है, इसके बाद में -3 -4 -5 आगे तक चलेगा इधर, क्योंकि इधर अनंत तक जा रहा है। तो अगर मैं ऋणात्मक संख्या में आपको ये बोल दूं कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताओ, सबसे छोटी, तो आपको पता है कि पीछे वाले का तो पता ही नहीं कहां से शुरू हुई थी, तो हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या बताओ, यानी माइनस वाली संख्या में सबसे बड़ी संख्या देखे तो कौन है? -1 है। इसी प्रकार अगर धनात्मक संख्या की बात करें तो धनात्मक संख्या में अगर सबसे छोटी धनात्मक संख्या देखेंगे तो 1 है। भाई शुरुआत धनात्मक संख्या तो 1 से शुरू हो रही है, और इसके बाद में बोलूं सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक बताओ, बड़ी बताओ, तो बड़ी हम नहीं बता सकते। हमें बस इतना ध्यान रखना कि ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी संख्या -1 होती है, और धनात्मक संख्या में सबसे छोटी संख्या प्लस का 1 होती है। अब इसके बाद में चौथी परिभाषा आएगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की सिंपल सी परिभाषा है कि जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या है। अब इसको आप चाहे P/Q बोल दो, चाहे A/B बोल दो, या C/D बोल दो, कुछ भी बोल दो, यानी बट्टे में आनी चाहिए। जो संख्या बट्टे में आएगी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अब बट्टे में भी देखो ध्यान रखना, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं और नीचे वाली को हर बोलते हैं। तो यहां देखो ध्यान रखना, जहां पर P का मतलब तो है पूर्णांक संख्या,
यानी अंश में पूर्णांक संख्या आ सकती है। अब पूर्णांक भी समझ गए अभी कि कोई भी प्लस की संख्या आ सकती है, माइनस की संख्या आ सकती है, जीरो भी आ सकता है। नीचे भी देखो पूर्णांक आ सकती है, लेकिन नीचे कंडीशन है नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। बस भाई अंश की जगह प्लस की, माइनस की, जीरो सब आएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे क्यू की जगह प्लस की संख्या आ जाए तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की संख्या आ जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर जीरो आ गया तो पूरी संख्या ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते हो तो वो संख्या खत्म हो जाती है। आप ऐसे मानो जैसे मैंने यहाँ 5 में जीरो का भाग दे दिया, और 5 में जीरो का भाग दिया तो संख्या खत्म हो गई, अनंत आ गया। अब अनंत कोई संख्या होती नहीं है, ठीक है। तो कंडीशन मैंने बता दी परिमेय संख्या की कि ऊपर प्लस की, माइनस की और जीरो आ सकता है, नीचे भी प्लस और माइनस की संख्या आ सकती है, लेकिन नीचे बस जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे मान लो परिमेय संख्या का मैं एक दो उदाहरण ले, यहाँ लिख दिया मैंने 3/4, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो साफ साफ दिख रहा है। अगर मैंने लिख दिया कि -5/7, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। और मैं कोई उदाहरण ले लूँ, जैसे मान लो मैंने ले लिया 1/-2, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। अब देखो कुछ संख्या तो ऐसी होती है जो बट्टे में आराम से दिख जाती है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती है जिनके नीचे बट्टे में कुछ दिखता ही नहीं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10, हर मैं बोलूँ आपसे पूछूं क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि हमें पता है हर संख्या के नीचे 1 लगता है बट्टे में, हर संख्या में 1 का भाग लगता है। तो देखो ये P/Q का रूप बन गया ना। तो कहने का मतलब जो संख्या बट्टे में नहीं दिखती है वो भी बट्टे में ही होती है। जैसे अब मैं बोलूं क्या ये सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है क्या? तो सबके नीचे बट्टे में 1-1 लगा सकते हैं, और बट्टे में 1-1 लगा सकते हैं, तो ये सब की सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो अब बताओ क्या ये जीरो भी परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि जीरो में 1 का भाग दोगे तो बन गई P/Q का रूप, ठीक है। परिमेय संख्या तक समझ लिया। अब इसके बाद में देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? भाई इसका उल्टा हो गया, बस इसको बट्टे में लिख सकते हैं, जिसको बट्टे में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय है। यानी जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो अब आप यहाँ देखो कि कोई संख्या शायद बच ही नहीं रही है, सभी प्लस की संख्या, सभी माइनस की संख्या, जीरो, सबकी सब परिमेय आ गई। तो फिर बच गई कौन सी ऐसी संख्या जो अपरिमेय है? तो वो संख्या होती है अंडरूट वाली, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10। अब यहाँ आप देखोगे तो मैंने देखो यहाँ से एक तो 4 को नहीं लिया, इस जगह देखोगे तो मैंने 9 को नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर आप वर्गमूल का चिन्ह लगाओगे 4 के और इसको हल करोगे तो उत्तर इसका 2 आएगा। अब 2 देखो कहाँ चला गया? 2 आ गया, ये पूर्णांक संख्या में दिख रहा है ना, तो ये चला गया परिमेय संख्या में। इसी प्रकार अगर मैं 9 के अंडरूट लगाऊंगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 3, और 3 किस में चला गया? देखो ये 3 ये रहा, पूर्णांक में है, तो जो पूर्णांक है वो तो परिमेय अपने आप ही निकल गई। तो यहां से हमने संख्याओं की परिभाषा एक बार देख ली। अब हमारी जो ये वास्तविक संख्या है ये क्या है, इसके बारे में समझेंगे। देखो वास्तविक संख्या क्या होती है? दुनिया में आज तक जितनी भी संख्या बनी है ना, जितनी भी संख्या, उन सबको एक जगह कर उनका नाम लिख दिया वास्तविक संख्या। चाहे वो बट्टे में है, चाहे नहीं है, चाहे वो दशमलव में है, माइनस में है, अंडरूट में है, जिस हालत में है उन सबको एक जगह करके उनका नाम क्या रख दिया? वास्तविक संख्या। फिर क्या किया? जो पूरा ग्रुप आ गया संख्याओं का, इसको छांटा और छांट कर इसके 2 भाग बना दिए। एक का नाम परिमेय रख दिया और एक का नाम अपरिमेय रख दिया। तो मुख्य रूप से संख्या 2 ही प्रकार की होती है, बाकी ये प्रकार तो ना इन्हीं में से निकले हुए हैं, और जो प्राकृत पूर्ण पूर्णांक आप देख रहे हो इन्हीं में से निकले हुए हैं। तो संख्या मुख्य रूप से 2 ही प्रकार की होती है, या तो ऐसी संख्या जिसको बट्टे में लिख सकते हैं, और या ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब परिमेय संख्या में ही पूर्णांक संख्या आ गई, इसी परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या आ गई, और इसी में प्राकृत संख्या आ गई। इसका परिवार थोड़ा बड़ा है इधर, जबकि इसमें केवल कौन सी संख्या आएगी? √2, √3, ये सब अंडरूट वाली संख्या आ गई, ठीक है। तो मुख्य रूप से संख्या 2 ही प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय। तो अब हमें देखना है वास्तविक संख्या की परिभाषा की। वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी तो सिंपल सी परिभाषा है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर ही वास्तविक संख्या को बनाती है। यानी वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें सभी संख्या आ गई।
अब आपने कभी नाम सुना होगा ये सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वो कहाँ जाएगी, वो किस में है? तो वो है हमारी इस गिनती में। ध्यान रखना, जो हम शुरुआत से गिनती बोलते आए ना, 1 2 3 4 5 6, इसी में से 4 परिभाषा और निकली है। ध्यान रखना हमेशा कि 4 परिभाषा वो कौन कौन सी है। एक तो है देखो सम संख्या, एक है विषम संख्या, एक है भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। ये चारों परिभाषा किस में से निकली है? प्राकृत संख्या में से निकली है। प्राकृत संख्या सभी की सभी, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सब पूर्ण संख्या में आती है। पूर्ण संख्या पूर्णांक में आती है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में आती है। और परिमेय संख्या क्या है? वास्तविक संख्या का एक साइड का ग्रुप है, और एक साइड कौन बच गया? अपरिमेय। तो यहाँ हमने संख्याओं की परिभाषा तो देख ली। अब इसके बाद में हम उदाहरण चालू करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल पहला लेंगे कि क्या है वो। देखो संख्याओं की परिभाषा हमने देख ली। अब इसके बाद में जो उदाहरण पहला इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए। एक कोई संख्या दे दी इसने, और क्या लिखा है? वो संख्या है 4n। अब n क्या है? n के बारे में भी इसने बताया है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। अब अभी हमने जस्ट देखा था कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है। प्राकृत संख्या यानी n का मान या तो 1 है या 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, ऐसे करते करते अनंत तक है। क्या पता कौन सा मान है? n के मान यही संभव है 1 से लेकर अनंत तक। फिर बोला कि जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान भी संभव है क्या जिसके लिए 4n है ना, जो संख्या 4n है, ये अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। इसका कहने का मतलब यही है कि आप n की जगह अपनी मर्जी से 1 2 3 4 5 कुछ भी बढ़ लो, लेकिन जो उत्तर आए ना फिर वो 0 पर समाप्त होना चाहिए। जैसे मानो एक बार मैंने भर दिया, यहाँ 4n है तो 4 की घात मैंने 1 रख दी, n का मान 1 भर दिया तो आंसर क्या आया? 4 ही आया। एक बार मैंने 2 भर दिया, यहाँ पर n की जगह 2 रख दिया, तो 2 रखेंगे तो 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आएगा। अगर हम 3 रखेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 करेंगे तो 64 आएगा। अगर हम घात 4 रखेंगे तो 4 को 4 बार लिखो, और 4 बार लिखेंगे तो ये आ गया 256। इसी प्रकार आगे अगर ये संख्या रखते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 और भी आगे, तो ये कह रहा कि जो भी उत्तर है वो 0 पर आना चाहिए। तो ऐसे तो हम कितनी की संख्या रखकर चेक करेंगे? ऐसे तो हम चेक कर नहीं सकते, क्योंकि हम 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे, क्या पता कौन सी पर 0 आए कौन सी पर नहीं आए। तो इसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। 0 पर जो संख्या समाप्त होती है ना, कोई भी संख्या 0 पर अगर समाप्त होती है तो उसकी पहचान बता रहा हूं। 0 पर समाप्त होने वाली संख्या ले रहा हूं मैं 2 4, जैसे 10 ले लिया मैंने, 50 ले लिया और 100 ले लिया। यहां देखेंगे जो संख्या जिनके इकाई अंक पर 0 आता है उन संख्या की क्या पहचान है। इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा? 2 गुणा 5। इसके अगर अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो क्या आएगा? 2 गुणा 5 गुणा 5। इसके अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं तो आएगा 2 गुणा 2 और यहां से आ गया 5 गुणा 5। ठीक है। अब देखो 0 पर जो संख्या समाप्त होती है ना, उनकी पहचान है कि उनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है। यहां भी देखोगे तो 2 और 5 आया है, यहां भी देखोगे तो 2 और 5 आया है। ठीक है। तो अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसकी ये पहचान होती है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का आना जरूरी है, दोनों का आना जरूरी है। अकेले 2 से भी काम नहीं चलेगा तो अकेले 5 से भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, दोनों का आना जरूरी है। लेकिन यहां पर अगर हम इस 4 की जब टुकड़े करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो क्या आता है? केवल 2 गुणा 2 आ रहा है, अकेला 2 आ रहा है, तो यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इसके साथ में 5 नहीं आ रहा है, कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, जबकि 5 का आना भी जरूरी था, 2 का भी आना जरूरी है, 5 का भी आना जरूरी है। तो अब हमें ये पता चल गया कि n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है, क्योंकि आप यहाँ घात चाहे कितनी रखते जाओ, घात से क्या होने वाला है? अंदर अभाज्य गुणनखंड में तो केवल 2 ही आ रहा है, जबकि यहाँ तो 2 के साथ में 5 भी आना चाहिए था, वो हमने देख लिया यहाँ से। तो अब हमें पता चल गया कि n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है। अब इसको लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका बता रहा हूं। देखो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसे लिखेंगे दी गई संख्या, जो संख्या हमें दे रखी है वो लिख दो। अब दी गई संख्या कौन सी है? 4n, यानी 4 की घात n है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 4 को 2 गुणा 2। अब 2 गुणा 2 है तो ये 2 बार है ना, तो यहां ऐसे आ गया भाई 2 के घात 2 आ गई, और बाहर n घात है ही,
इसके बाद में आगे इसको हल करेंगे। देखो इस 2 के 2 घात भी लग रही है, n घात भी लग रही है। तो घातांक का एक नियम है कि अगर एक ही संख्या के एक से ज्यादा घातें लग जाए ना तो वो सभी घातें गुणा होती है। और यहां गुणा होकर घात क्या आ गई 2n, यानी 2 के घात आ गई 2n। तो अब हमें आगे लिखना है, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये 0 पर तो समाप्त होगी नहीं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि केवल 2 ही आ रहा, 5 आ जाता ना साथ में तो हो जाती। तो हम लिखेंगे जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आते हैं वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है। मैंने ऐसे लिखा है कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों आते हैं, अकेला 2 भी नहीं आना चाहिए, तो अकेला 5 भी नहीं, दोनों का आना जरूरी है। अगर दोनों आ जाते हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाती है। परंतु यहां क्या मिला? परंतु 4n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन अभी हमने यहां देख लिया कि 4n के जो अभाज्य गुणनखंड किए 4 के किए थे उसमें तो केवल 2 ही आया था। अतः n के किसी भी मान के लिए n का चाहे कोई सा भी मान ले लो आप, किसी भी मान के लिए संख्या 4n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब यहां पर हम उदाहरण नंबर दूसरा देखेंगे। यहां पर क्या लिखा है कि संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक तो एचसीएफ ज्ञात करो और साथ में एलसीएम ज्ञात करो। तो देखो यहां पर क्या करना है, जिस भी संख्या का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है उनके पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे मान लो ये 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसी प्रकार 20 के भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब ये अभाज्य क्या होते हैं? गुणनखंड अलग है, अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं। अगर अभाज्य गुणनखंड करना है तो हमें क्या करना है, इन संख्या में केवल अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। जैसे अभाज्य संख्या में देखिए तो क्या आती है, सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23 और ऐसे करते करते ये संख्या बहुत बड़ी है, अनंत तक जाओगे तो बहुत संख्या मिल जाएगी। इन संख्या की खास बात ये है कि एक तो इनमें खुद का भाग जाता है और एक का जाता है, गिनती वाला जो एक आता है ना उसका भाग जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या का भाग जाता ही नहीं है। अगर आप इनके टुकड़े करोगे, जैसे 2 के टुकड़े करोगे तो ऐसे आएगा 2 गुणा 1। अब इसको 1 गुणा 2 लिख दो, चाहे इसको लिखोगे 1 गुणा 3, इसको लिखोगे 1 गुणा 5, इसको लिखोगे 1 गुणा 7। यानी इनमें कोई दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता, खुद का ही जाता है, बस एक का जाता है। तो इन्हीं संख्या का हमें क्या करना है, इनमें भाग देना है। तो सबसे पहले नंबर किसका पड़ेगा? यहाँ 2 का, मैं 2 का भाग दे रहा हूँ, 3 बार गया। अब 3 में तो देखो इस 3 का ही जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिया। लास्ट में आपका उत्तर आ गया 1। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6 बराबर क्या आया? 2 गुणा 3। अब इसी प्रकार 20 में भी देंगे। 20 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 10 आएगा। 10 में फिर 2 का गया, 5 आया। और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 5। ठीक है, दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में अब क्या करना है, हमें दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अगर हमें एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का, तो देखो एचसीएफ में क्या करना है, जिस संख्या का जोड़ा बनता है वही लेनी है। तो यहाँ मैंने 2 ले लिया। अब और आगे देखो कोई समूह नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा, तो छोड़ देंगे। एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अगर हमें दोनों संख्या का एलसीएम निकालना है 6 और 20 का, तो एक तो जिनका जोड़ा बना था वो संख्या ले लो, साथ में और संख्या जो छूट गई वो भी ले लो। तो यहां पर हम लिखेंगे, एक तो 2 बच गया वो लिख दिया, 3 और 5, इनका हम आपस में गुणा करेंगे। 5 को 3 को गुणा करो 15, 15 को 2 से कर लो 30, 30 को डबल करो 60। तो यहां से हमारा एचसीएफ तो आया है 2 और एलसीएम आया है 60। देखो यहाँ पर उदाहरण नंबर तीसरा भी उसी तरह से मिलता जुलता प्रश्न है, उदाहरण नंबर दूसरे की तरह ही, कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक तो 96/404 का एचसीएफ ज्ञात करो। फिर इसने आगे क्या बोला, फिर इनका एलसीएम निकालो। देखो यहाँ भी क्या बोला इसने, ऐसे नहीं बोला कि एचसीएफ और एलसीएम निकाल लो, नहीं,
ये कह रहा है पहले तो आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालने के बाद में एलसीएम निकालो। तो अभी इसको समझेंगे ये क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम आ गया तो दोनों संख्या के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 96 के भी करेंगे और 404 के भी करेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्या का भाग देना है 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29 और भी आगे तक पड़ी है संख्या 31, 37 देखोगे तो अनंत तक पड़ी है संख्या। अभी इसमें भाग किसका जाएगा, सबसे पहले 2 का जाएगा, क्योंकि इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6 या 8 अगर इनमें से दिख जाता तो उसमें 2 का ही भाग जाता है। ध्यान रखना ये भी कि 2 का भाग इसमें क्यों गया, क्योंकि इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से आ जाए तो 2 का भाग जाता है। अभी यहाँ पर देखो 6 आ रहा है तो 96 में भाग देंगे, देखो 9 में देंगे तो 4 बार और फिर 1 16 8 बार। अभी भी 2 का जाएगा इसमें, 2 और 4, फिर 2 का जाएगा 1 और 2, फिर 2 का जाएगा 6 आ गया, 6 में फिर 2 का गया 3, हर 3 में फिर 3 का जाएगा, आपका आंसर आ गया 1। इसी प्रकार 404 में देखोगे तो सबसे पहले देखो यहाँ 4 आ रहा है तो 2 का भाग जाएगा 2 0 2, फिर 2 का भाग दिया 1 0 1। अब देखो जो 101 आया ना ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या की पहचान होती है कि खुद का ही भाग जाता है और किसी का नहीं जाता, तो यहाँ डायरेक्ट 101 का ही भाग देना पड़ेगा, आपका आंसर आ गया 1। ठीक है। अब 96 के जो टुकड़े आए थे अभाज्य गुणनखंड उनको लिख रहा हूं मैं। 2 कितनी बार है, 5 बार, और साथ में 3। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतना बड़ा नहीं लिखना चाहो तो ऐसे कर लो कि ये 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो ऐसे लिख लो 2 की घात 5 और गुणा में 3। सही है। इसी प्रकार 404 को हल करेंगे तो यहां देखो 2 गुणा 2 गुणा 101। अब यहां भी इसी तरह से चाहे लिखना चाहो तो लिख लो 2 की घात 2 गुणा 101। ठीक है। आप चाहे तो इस तरह से लिखो चाहे ऐसे लिखो, सेम ही, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ किसका निकालना है, 96 और 404 का। तो एचसीएफ की पहचान होती है कि जो जोड़ा बनता है वही आएगा, या इसको ऐसे बोल दो कि अगर आपको घात में देखना है तो छोटी घात दिख रही ना वो तो कॉमन मिलेगा। यार भाई यहाँ पर देखो 5 है, ये 2 5 बार है, यहाँ 2 बार, ये तो 2 बार तो मिल ही जा रहा है, तो यहां से ऐसे बोल दो कि छोटी घात है उसको ले लो आप। और कोई संख्या मिल रही है क्या, नहीं मिल रही तो छोड़ो। अब 2 की घात 2 का मतलब क्या आ गया, 4 आ गया, तो दोनों का एचसीएफ क्या आया, 4 आया है। अब यहां से एलसीएम नहीं निकालना है ऐसे कि एलसीएम निकालेंगे और 96 404 लिखेंगे, फिर यहां पर इनमें से देख लेंगे बड़ी घात ले लो, फिर जो कॉमन नहीं मिला वो भी ले लो, ऐसे नहीं करना। इसने ऐसे बोला है कि एचसीएफ निकाल कर फिर एलसीएम निकालो, तो इसका मतलब है कि तरीका बदलना पड़ेगा। देखो ध्यान रखना, कभी भी कोई दो संख्या का अगर आप एचसीएफ निकालते हो, किसी भी दो संख्या का, 3 के लिए लागू नहीं, केवल 2 के लिए, अगर कोई दो संख्या का एचसीएफ निकालोगे और बाद में आप एलसीएम निकालोगे तो ध्यान रखना दोनों संख्या का चाहे गुणा कर लो, चाहे एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर लो, बराबर आता है। तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों का गुणा किसके बराबर आएगा, दोनों संख्या के गुणा के बराबर आएगा। ठीक है। अब यहां इन दोनों में से देखो एक को हमने निकाल लिया, अभी एचसीएफ को निकाला था, कितना आया वो 4, तो यहां पर दो 4 गुणा एलसीएम बराबर 96 गुणा 404। यहां से फिर एलसीएम निकालेंगे तो जो गुणा में 4 है वो इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, यहां दे दिया भाग। अब एलसीएम यहां क्या आया, चाहे तो 4 का भाग इधर 96 में दे दो, चाहे 404 में दे दो, एक जगह से काटना है, तो 96 गुणा 101। अब 96 को और 101 को अगर आप गुणा करोगे तो आपका एलसीएम आ गया 9696, चाहे आप गुणा कर लो, क्योंकि एक एक आ रहा तो यहाँ 96 2 बार लिखना पड़ेगा, तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 9696 आ गया। एचसीएफ अभी कितना आया था, 4 आया था। अब यहाँ देखो उदाहरण नंबर 4 भी उन्हीं प्रश्नों की तरह है जो पीछे वाले प्रश्न हमने किए थे कि अब अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72 और 120 का क्या निकालो, एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो सीधी सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना है तो अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए, याद कर लो इनको अच्छी तरह से। 2 3 5 7 11 13, फिर इसके बाद में 17 19 और भी आगे तक संख्या आएगी।
अब यहाँ देखो जो अभाज्य संख्या है ना, इनमें भी क्या है कि ये 2, 3 और 5 इनका भाग ज्यादा बार दिया जाता है, इनका काम ज्यादा पड़ता है, इनका तो कभी कभार पड़ेगा। और इनके लिए नियम भी है कि आपको कोई बड़ी संख्या में 2 का भाग देना, तो कैसे चेक करना कि 2 का जाएगा या नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है या नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो उसमें 2 का भाग जाता है, और अगर किसी संख्या के अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाएगा तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। और 5 का क्या है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 आ जाए तो उसमें 5 का भाग जाता है। ठीक है, इनके लिए भी नियम है, लेकिन इनका काम कम पड़ेगा, ज्यादातर इन्हीं का पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 में फिर 3 का देंगे तो 1 आ गया। 72 में देखो, इस 72 में 2 का भाग देंगे तो 36, 36 में 2 का दिया 18, 18 में 2 का देंगे 9, अब 9 में तो 3 का ही जाएगा 3 बार, और 3 में फिर 3 का दिया तो 1 बार। 120, इसमें 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 आ गया, 60 आ गया, 60 में 2 का दिया 30 आ गया, 30 में 2 का देंगे 15 आ गया, 15 में 3 का देंगे 5 आ गया, और 5 में फिर 5 का दिया तो 1 आ गया। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ 6 बराबर, तो क्या लिखेंगे 2 गुणा 3। 72 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 2 है ना, एक बार ही आया तो एक हाथ लगा लो। 72 में देखो 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 की घात 3, और 3 कितनी बार है, 2 बार है, जबकि यहाँ एक बार ही है। इसके बाद में 120, 120 में देखोगे तो 2 कितनी बार है, 3 बार, और 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 और आ गया इसमें, ये और लिख दिया। अब अगर हमें तीनों संख्या का एचसीएम देना है, यहाँ पर एचसीएम अगर बताना है तो एचसीएम में पता है कि जो छोटी घात होती है वही लेंगे, क्योंकि इसी का तो समूह बनेगा भाई। यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 3 बार है, और यहाँ 3 बार, तो एक बार वाला ही इसी का तो समूह बनेगा। तो यहाँ से आ गया 2, 3 देखो यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो कम वाला लेना है तो ये ले लिया। 5 को लेंगे नहीं क्योंकि 5 और है नहीं, तो एचसीएफ तो कितना आया, 6 आ गया। अगर इनका हमें एलसीएम बताना है तो एलसीएम के लिए क्या करना, बड़ी घात लेनी है। जैसे यहाँ से अगर देखें तो बड़ी घात कौन है, 3 है, तो 2 की घात 3। इनमें अगर देखेंगे तो बड़ी घात कौन सी है, 3 की घात 2। अरे यहाँ जो छूट गया वो भी लेना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम में लेते हैं। अब यहाँ 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 3 बार है, तो इसका आंसर आ गया 8, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो 8 होगा। इनको जोड़कर कहीं 6 मत कर देना, गुणा करके, इनका गुणा करके अगर आप 6 करोगे गलत हो जाएगा। इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 3 बार, और 3 बार लिखोगे तो आपका आंसर 8 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ क्या आया, 3 गुणा 3 9 आ गया, और यहाँ क्या आ गया, ये 5 का 5 ही आ गया। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा करना है, ये हमारा एलसीएम आएगा। 8 को 9 को गुणा करोगे तो 72 आ गया, और 72 को 5 से गुणा कर लो 360, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 360 आ गया। तो आज के इस वीडियो में हमने देखो संख्याओं की परिभाषा जान ली, और साथ में उदाहरण नंबर 1 से 4 तक कर लिए। आगे वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा इसमें जो मैंने बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।